झारखंड सरकार के तरफ से एक नियुक्ति जारी किया गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब JSSC। किसके लिए? डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है उनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, और ये एक तरह का गवर्नमेंट सेक्टर जॉब के लिए ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये हर साल निकलता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ना। इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट्स ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्या क्या है ना, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। कितना सैलरी आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, है ना। और मैं एंड करूँगा फॉर्म फिलअप का डेट्स को लेके, ठीक है। इसके बाद भी और मैं वीडियोस लाते रहूँगा इसके रिगार्डिंग, है ना। और भी वीडियोस लाते रहूँगा, क्या क्या लाऊँगा मैं आपको पता चल जाएगा। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो JDLCC मतलब झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मतलब इसमें सिलेक्शन होने के लिए पहले आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, सब कुछ इसमें बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, जिन्होंने सिविल से और जिन्होंने मैकेनिकल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है उन लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्होंने कन्हैया अभियंता मतलब विद्युत से, कन्हैया अभियंता आसनिक एवं कन्हैया अभियंता यांत्रिक पदों के संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों के विहित प्राप्त में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लाऊंगा जब फॉर्म फिलअप चालू होगा ना, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है सब कुछ, ओके। बात करते हैं परीक्षा शुल्क को लेके। यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात की जाए, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 100 रुपीज़ लगेगा फॉर्म फिलअप का, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति या तो अनुसूचित जाति अभ्यर्थी से जो बिलोंग करते हैं, मतलब जो ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 50 रुपीज़ लिया जाएगा, ठीक है। और झारखंड राज्य में जितने भी 40% से अथवा उससे अधिक जितने भी दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनसे छूट रहेगा, ठीक है। उनका छूट रहेगा, उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और ये परीक्षा शुल्क जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो सोच समझ के फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ओके। बात करते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। पहले आपका विद्युत, जो कन्या अभियंता विद्युत वाले स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया है, पास आउट किया डिप्लोमा, उनके लिए है, ठीक है। जिसमें से अनारक्षित में कुल सीट है 19 सीट्स, जिसमें से महिला लोगों के लिए 1 सीट बचा हुआ, ठीक है। अनारक्षित मतलब जनरल, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कुल सीट है 12, महिला के लिए 1 है, ठीक है। अनुसूचित जाति से जो बिलोंग करते हैं, SC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनका 5 सीट बचा हुआ और महिला के लिए 1 सीट बचा हुआ, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि अनु 1 मतलब BC1 से जो बिलोंग करते हैं उनका कुल सीट है 3, महिला के लिए 0, ओके। जो BC2 मतलब BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 3 सीट बचा हुआ और महिला के लिए कोई सीट नहीं, ठीक है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब जो EWS से जो बिलोंग करते हैं उनका कुल है 4 सीट, ठीक है। टोटल 46 सीट है लड़कों के लिए और महिलाओं के लिए 3 सीट है, ठीक है। जो खेलकूद कोटा से उनका 1 सीट है, जो अंधापन एवं कम दृष्टि से उनका 1 सीट है, जो बहरापन से है वो उनका 1 है, जो चलन निशक्ता या सेरेब्रल पाल्सी है उनका कोई सीट नहीं, और स्वाधीनता बौद्धिक से भी कोई सीट नहीं, ठीक है। तो सेम असैनिक का भी है, मतलब जो सिविल जिन्होंने सिविल से पास आउट किया उनका भी सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें अनारक्षित जो कि जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उनका 77 सीट से सिविल वालों के लिए ज़्यादा सीट रहता है इसमें, महिला के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जनजाति मतलब जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका टोटल 51 सीट्स है, जिसमें से 1 सीट जो है वो ST प्रिमिटिव ट्राइब से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए 1 सीट है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 3 सीट है। SC कैटेगरी वालों के लिए जनरल मतलब जो लड़कों के लिए वो 20 है, महिलाओं के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है OBC BC1 से उनका 15 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। जो BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 6 सीट है और महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS से बिलोंग करते हैं उनका सीट है 19, बट महिलाओं के लिए 1 है, ठीक है।
यहाँ पे खेलकूद कोटा वालों के लिए यहाँ पे सीट्स वगैरह आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। सेम यांत्रिक जो मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ। ओके, इतना डिटेल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जा रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोग का सैलरी को लेके। जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, जब आप लोग का सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन होने से पहले आप लोगों को तो एग्ज़ाम्स वगैरह बहुत कुछ मतलब दरिया से आपको पार करना होता है। उसके बाद ही आप लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है। इंटरव्यू होता है, बहुत कुछ होता है, मेडिकल सेशन वगैरह बहुत कुछ होता है आपका इसमें, ठीक है ना। होने के बाद ही अब आप लोग का सिलेक्शन होता है, और जब सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन होने के बाद जो आप लोग को जो सैलरी मिलता है, जब आप लोग काम करते हो तो जो सैलरी मिलेगा उन आप लोगों का, विद्युत वालों के लिए जो मैट्रिक स्केल है, कम से कम 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आप लोगों का वेतन मिलेगा, ठीक है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी है, तो एआईसीटी अप्रूव, जिन्होंने डिप्लोमा पास आउट किया है वो लोग वहाँ से कर सकता है, ठीक है। सेम जो असैनिक जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी वही सेम चीज़ है, यांत्रिक जो मैकेनिकल स्टूडेंट है उनका भी वही सेम चीज़ है। और एक चीज़ ऐसे बता दिया गया है कि आप जब फॉर्म फिलअप करोगे सारा डॉक्यूमेंट्स रहना ज़रूरी है, ठीक है। 10th से लेकर डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, आपका रेसिडेंशियल का सब कुछ आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। एक भी अगर मिस रहा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जो लोग खेलकूद से है उन लोगों के लिए भी, जैसा आपको पता है, खेलकूद का भी सीट्स वगैरह अवेलेबल है, तो जो खेलकूद से वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप ये नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एज क्राइटेरिया को लेके। न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष तक होना ज़रूरी है तीनों का, जो विद्युत से लेंगे मतलब इलेक्ट्रिकल से, जो सिविल से लेंगे, जो सिविल के स्टूडेंट्स है, या तो जो लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का जो न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 18 वर्ष होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो अधिकतम उम्र सीमा क्या बोला गया है, अधिकतम जो है वो 35 वर्ष, जो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो ईडब्ल्यूएस से है, उनका कम से कम 35 वर्ष तक होना ज़रूरी है, ओके। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची मतलब ओबीसी, मतलब BC1 एवं BC2 जो पुरुष है ना, उनका 37 वर्ष तक होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो महिला में जो अनारक्षित या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 से जो बिलोंग करता है उनका 38 वर्ष होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जो कि पुरुष एवं महिला, मतलब जो पुरुष एवं महिला जो दोनों एसटी या तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 40 ईयर्स तक होना ज़रूरी है, ओके। और जो पुरुष कैटेगरी है जिनका जो OBC 1 और OBC 2 से बिलोंग करते हैं उनका 37 ईयर्स तक होना ज़रूरी है। जो महिला कैंडिडेट है जिनका OBC 1 और OBC 2 38 वर्ष तक होना ज़रूरी है, ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका भी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जो ST या तो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पुरुष एवं महिला दोनों, उनका 40 वर्ष तक होना ज़रूरी है, ओके। अब बात करते हैं जो लोग ये फॉर्म फिलअप करेंगे जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, सबके पास तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट तो होगा। रेजिडेंशियल जैसे आपको पता है डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। अब डोमिसाइल में भी कुछ ये बोला गया है जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। क्या फॉलो करना होगा, पहले पॉइंट में लिखा है जो 1907-2019 या उससे 1907-2019 में जिनका बना हुआ या तो उसके बाद से जिनका बना हुआ है आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो भी CO लेवल का, उनका अलाउ है, ठीक है। बट जो 1907-2019 से पहले जिनका बना हुआ CO लेवल का जो स्थानीय प्रमाण पत्र जिसको हम लोग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं वो नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधी बोलते हैं 1907-2019 के पूर्व, मतलब उससे पहले जिनका भी CO लेवल का बना हुआ है सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उनका नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया जिनका 2/6/2016 से पहले जिनका SDO लेवल का जिनका प्रमाण पत्र बना है वो नहीं चलेगा, स्थानीय प्रमाण पत्र, ठीक है। जिनका 2/6/2016 के बाद जैसे 2017-2018 में जिनका बना है उनका आराम से चल जाएगा, ठीक है, मान्य रहेगा, ठीक है। सब कुछ बोला गया, ठीक है। और ये भी बोला गया कि उस रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपके पति या तो पिता का नाम रहना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि उनके द्वारा ही बनता है ना। यहाँ पे लिखा पति या तो पिता के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होंगे, ठीक है। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, ठीक है।
यहाँ पे सीधा सीधी बोल दिया गया है, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या तो कोई भी अगर अदर सर्टिफिकेट्स होगा उसमें आपके नाम के साथ आपके फादर का नाम रहना ज़रूरी है। ओके, सेम चीज़ जाति प्रमाण पत्र में भी सब कुछ बोला गया है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र में भी ये भी बोला गया जिनका 25/2/2019 से पहले जिनका अंचल मतलब जो कि सीओ लेवल का जिनका बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट वो नहीं चलेगा। 25/2/2019 के बाद वाले जो बना हुआ वो चल जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ पे भी ये भी सेम चीज़ बोला गया है। ठीक है ना, और पिता का और एक चीज़ जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ और जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ उनमें उनमें आपका पिता का नाम रहना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, बोल दिया गया। ओके, बात करते हैं आप लोग का फॉर्म फिलअप कब से चालू होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप जो है आप लोग का जो चालू होगा वो 23/1/2022 से चालू होगा। ठीक है, यहाँ पे डेट दिया गया है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होगा जो कि 23/1/2022 से चालू होगा दोपहर 11 बजे से सुबह 11 बजे से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 22/2/2022 में होगा, मतलब फरवरी 22 तारीख को मध्य रात्रि में इसका लास्ट डेट रहेगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे वेबसाइट भी दिया हुआ है, इस वेबसाइट में जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना है, वहाँ पे लिंक वगैरह वहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jcc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा दिनांक 25/2/2022 के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 27/2/2022 के मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई भी फॉर्म फिलअप पहले अगर कर लेता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर वो साइन और ये जो है आपका पेमेंट का ऑप्शन है अगर 22 तारीख तक कर लेता तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको और 2 दिन तक डेट दिया रहेगा। ठीक है ना, आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हैं और जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक रहेगा। ठीक है, दिनांक 28/2/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 2/3/2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पूर्ण लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ इसमें बोल दिया गया कि अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ भी करेक्शन करवाना है, जैसे नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ में अगर आपको कुछ भी एडिटिंग वगैरह करना है, दिनांक 28 मतलब 28 फरवरी के दोपहर 11 बजे से लेकर 2 मतलब 2 मार्च तक आप लोगों को टाइम मिलेगा एडिट वगैरह करने को। ठीक है, सिर्फ नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग से आपको लिंक जारी किया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। इसके रिगार्डिंग और भी मैं वीडियोज़ लाऊंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा इसके रिगार्डिंग और भी नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, सो थैंक यू।